एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो हम आज जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ओके तो बेसिकली इसके अंदर वो सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो पर्सनली मुझसे मेरे फ्रंट एंड के इंटरव्यू में और मेरे कुलीग से फ्रंट एंड के इंटरव्यू में पूछे गए थे। ओके तो बेसिकली हम इसके अंदर सिंपल डेफिनेशन नहीं करेंगे, इन डेप्थ सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बेसिकली कौन कौन सी टर्म जब आप इंटरव्यू देते हो कौन कौन सी मेन टर्म होती है किसी क्वेश्चन के अंदर जो आपको वहाँ पे बोलनी चाहिए। ठीक है तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग the time. So let's start. I give you a surety end of the video you will get feel confidence to clear your React.js interview. Okay तो बेसिकली जो हमारा React.js के इंटरव्यू क्वेश्चन का पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 होगा जिसमें हम एडवांस लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिएक्ट। रिएक्ट क्या होती है? रिएक्ट इज द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट। बेसिकली आपने याद रखना है जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड जो हमारी रिएक्ट है वो उस जावास्क्रिप्ट उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या है? लाइब्रेरी है। ठीक है क्या है? लाइब्रेरी है जो यूज़ करते हैं हम बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट। रीयूजेबल, कौन सी? रीयूजेबल कंपोनेंट, रियूजेबल यूआई कंपोनेंट बनाने में जो हमारी हेल्प करती है। बेसिकली रियूजेबल यूआई कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब क्या होता है रियूजेबल यूआई कंपोनेंट का? रिएक्ट क्या करती है, जितने भी आपकी लाइक हेडर हो गया, आपका फुटर जो आपके हर पेज के अंदर यूज होते हैं, ठीक है, बटन, फॉर्म एक्सेट्रा, बहुत सी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, ऐसे लॉजिक होते हैं जो आपके बार बार आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है तो रिएक्ट क्या कहती है, इन सभी की एक कॉमन यूआई बना के रख लेती है। ठीक है इन सभी की रीयूजेबल यूआई बना के रख लेती है। इसका हेडर का एक अलग कंपोनेंट बना देगा, वो फुटर का एक अलग कंपोनेंट बना देगा, बटन का एक अलग कंपोनेंट बना लेगा और आपके फॉर्म का एक अलग कंपोनेंट बना देगा। ठीक है बेसिकली एक अगर आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कॉमन होती है। ठीक है तो उन सभी के इसने एक रियूजेबल कंपोनेंट बना के रख लिया, मतलब एक कंपोनेंट बना के रख लिया जिस कंपोनेंट में आपको, जिस स्पेसिफिक कंपोनेंट में आप मान लो आपका जो होम पेज है, अब इस होम पेज के अंदर आपको हेडर, फुटर और आपको बटन और फॉर्म की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, जस्ट इस वाले कंपोनेंट को वहाँ पे आप ऐसे कॉल कर लोगे, ऐसे हेडर लाइक दिस। ओके तो बेसिकली आपको पूरा कोड इसके अंदर, इस पेज के अंदर लिखने की जरूरत नहीं, मतलब पूरा हेडर यहाँ पे ऐसे नैप बार, उसके अंदर डिव वगैरह लेफ्ट राइट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है कोई भी एल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने एक बार इसका हेडर को बना लिया, बस जहाँ पे आपने रीयूज़ करना है उसको। ठीक है इसको बोलते हैं हम रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। इन कंपोनेंट के अंदर आप अपना कोई भी किसी भी प्रकार का लॉजिक भी लिख सकते हो, स्टेट को भी स्टोर करवा सकते हो। ठीक है तो इसलिए हम कहाँ पे रिडक्स का रिएक्ट का यूज़ करते हैं रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट बनाने के लिए। तो बेसिकली आपने दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी जब भी आप इंटरव्यू में इसका आंसर दे। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए, यूआई कंपोनेंट बनाने के लिए। ओके तो रिएक्ट हमारी बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड होती है एंड डेक्लरेटिव होती है। ओके तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि रिएक्ट क्या होती है, कि हम इसको यूज़ करते हैं। ओके तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारा कोड होता है वो कोड क्या होता है, हमारा क्लीनर होता है एंड मेंटेनेबल होता है। ओके तो अगर हमें चेंज करना है, जैसे मेरे हेडर के अंदर कोई चेंज करना है तो मैं सिर्फ इस हेडर कंपोनेंट के अंदर चेंज करूँगी, किसी होम पेज अबाउट अस पेज ऐसे में जाके कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक फाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, मेरा जो कोडिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगी और कोड को वर्क्स को फाइंड करना भी ईजी हो जाएगा। ओके तो ये होती है हमारी रिएक्ट। तो उसके बाद हमारे पास, मैंने यहाँ पे पूछा कि लाइब्रेरी होती है, तो बहुत से जो बिगनर होते हैं उनको पता नहीं होता लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क क्या होता है, क्योंकि कुछ है जैसे हमारी नेक्स्ट.जेएस है, हमारी नेक्स्ट.जेएस है वो रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है वो क्या है, एक फ्रेमवर्क है। तो इंटरव्यू आपसे पूछता है जो बिगिनर होते हैं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। ओके तो बेसिकली जो हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड टूल्स, हमारे इसके अंदर बहुत से फंक्शन एंड टूल्स होते हैं दैट यू कैन कॉल व्हेन यू नीड। तो इसके अंदर फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी के अंदर आपके पास बहुत से ऐसे फंक्शन और टूल्स होते हैं जिसको आप कॉल कर सकते हो जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है कंट्रोल आपके हाथ में होता है इसके अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है योर कोड डिसाइड व्हेन एंड हाउ यू यूज़ द लाइब्रेरी। ठीक है आप अपने कोड के हिसाब से देख सकते हो कि आपको लाइब्रेरी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है जैसे हमारी जो रिएक्ट है वो भी एक लाइब्रेरी है, लोडेश भी आपकी लाइब्रेरी है और जे क्वेरी भी आपकी लाइब्रेरी है। मतलब इसके अंदर आपको अगर जैसे मैंने राउटिंग करनी है, राउटिंग बनानी है, तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है
अगर मुझे रेक्ट को यूज़ करना है तो मुझे रेक्ट की भी एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर बिल्ड इन फीचर्स नहीं होते, बेसिकली इसके अंदर फंक्शन होते हैं और कुछ टूल होते हैं जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉल कर सकते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ जो हमारा फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अस अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग अ एप्लीकेशन। अगर आपने पूरी एप्लीकेशन बनानी है तो उसके अंदर पूरी स्ट्रक्चर होती है हमारी फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, फ्रेमवर्क के अंदर पूरी स्ट्रक्चर होती है कि कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन को कंट्रोल करना है, उसके फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ, कौन सा कोड आपको कहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इट कंट्रोल द फ्लो एंड कॉल योर कोड व्हेन नीडेड। तो आपके कोड को जब जरूरत है आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। फ्रेमवर्क कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो। ठीक है, फ्रेमवर्क बेसिकली आपका जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसको जैसे हमारी एंगुलर होगी, नेक्स्ट जेएस होगी, जेंको होगी, स्प्रिंग बूट होगी, ये सारे हमारे क्या है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क के अंदर बेसिकली आपको लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट बेसिकली इसके अंदर सारी चीज़ें होती है। जैसे एंगुलर के अंदर राउटिंग वगैरह होती है, एपीआई हैंडल करने के लिए क्रिएट सिंक थंक होते हैं। जैसे हमारी नेक्स्ट जेएस है, इसके अंदर हमारे पास ऐप राउटिंग वगैरह भी होती है, एपीआई राउटिंग वगैरह भी होती है हमारी इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर बिल्ड इन फीचर ये सारे होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली हर चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें किसी प्रकार की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, जो नहीं होगी वो तो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बट ऑलमोस्टली जो फुल पैकेज होता है जो आपको पूरी एप्लीकेशन की कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने में आपकी हेल्प करता है। ओके, तो लाइब्रेरीज के अंदर सिर्फ जस्ट कुछ फंक्शन का कलेक्शन होता है, टूल्स होते हैं जिसको आप अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे रिएक्ट के अंदर राउटिंग करनी थी, मुझे राउटिंग की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ी, तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए मुझे रिडक्स का यूज़ करना था तो मैं रिडक्स यहाँ पे इंस्टॉल कर लेती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क के अंदर, इसको आपने याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रिएक्ट इतनी फेमस क्यों है, इसकी की फीचर क्या है। ठीक है, रिएक्ट के तो रिएक्ट बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होती है। जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ के लिए हर जो आपको रियूजेबल लगता है कि मेरा ये वाला कंपोनेंट रियूजेबल है, बटन मेरा रियूजेबल है, फॉर्म मेरा रियूजेबल है, उसके लिए आप स्पेसिफिक कंपोनेंट बना लेते हो, जब उसकी जरूरत होती है आप उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके अंदर वर्चुअल डोम का यूज़ करते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करने का यूज़ करते हैं। तो जो वर्चुअल डोम होता है बेसिकली वो हमारे जो एक्चुअल डोम होता है, जो हमारा एक्चुअल डोम होता है उसकी मतलब लाइट वेट कॉपी होती है। ठीक है, मतलब हम एक्चुअल डोम में हर चीज़ को, जैसे मैंने कुछ अपनी स्टेट चेंज करी तो उसके लिए मुझे एक्चुअल डोम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रैक क्या करता है, आपका जो वर्चुअल डोम होता है सिर्फ उसी में कुछ चेंज करता है। ठीक है, तो उससे पहले भी उसने एक वर्चुअल डोम बनाया होता प्रीवियस वाला, तो इन दोनों को कंपेयर करता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे देख लो कि ये क्या करता है वर्चुअल डोम, फिर सिर्फ जिस स्पेसिफिक पार्ट में आपका चेंज हुआ होगा उसी स्पेसिफिक पार्ट को आपका डोम के अंदर, एक्चुअल डोम के अंदर चेंज करेगा, इंस्टेड ऑफ आपका पूरा डोम चेंज करने की। ठीक है, तो अभी आप इसको डिटेल में मत करो, मैं आपके आगे आगे आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली जीएसएक्स होता है, जीएसएक्स जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होता है। जीएसएक्स मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एचटीएमएल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वन वे बाइंडिंग होती है। वन वे बाइंडिंग मतलब एक ही मतलब आप पेरेंट टू चाइल्ड में डाटा सेंड कर सकते हो, जिसकी हेल्प से क्या होता है हमें बग्स वगैरह फाइंड करने ईजी हो जाते हैं। इसके अंदर हुक्स का यूज़ करते हैं हम रिएक्ट के अंदर, मॉडर्न फीचर है इसके अंदर, स्टेट वगैरह मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर यूजेबल कंपोनेंट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एसईओ फ्रेंडली होता है। क्योंकि हम इसके अंदर एसएसआर का यूज़ करते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग का यूज़ करते हैं जब हमें परफॉर्मेंस या फिर अपनी एसईओ को इंक्रीज़ करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, इसके की फीचर आपने याद रखने हैं। उसके बाद रिएक्ट, एंगुलर एंड व्यू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, रिएक्ट आपकी लाइब्रेरी है और जो आपका एंगुलर है वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, फुल पैकेज होता है एंगुलर आपका। तो पहले टाइप, रिएक्ट हमारी लाइब्रेरी है, एंगुलर हमारा फ्रेमवर्क है, व्यू भी आपका फ्रेमवर्क है। डाटा बाइंडिंग रिएक्ट के अंदर वन वे होती है, एंगुलर के अंदर टू वे होती है। मतलब टू वे मतलब आप पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट दोनों तरफ से डाटा सेंड कर सकते हो, व्यू में भी दोनों होता है। ठीक है, लर्निंग कर्व्स इसकी रिएक्ट की इजी होती है और एंगुलर की थोड़ी स्टीप होती है, और व्यू भी हमारा इजी होता है। ओके, तो ये डिफरेंस आपने देख लेना है। ऐसे ही आपने रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के अंदर भी डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज जीएसएक्स। जीएसएक्स जो भी बिगनर है उससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएसएक्स बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट बस प्लस एचटीएमएल। तो इसको जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे देखो आप फंक्शन लिखते हो, फंक्शन आपने सम का लिखा है यहाँ पे कोई। ठीक है,
लाइक ए एंड बी, जी हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर आप फंक्शन लिखते हैं, बट मैं इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर लाइक मैं यहाँ पे अपना h1 भी लिख सकती हूँ, h1 सम इज लाइक दिस, ठीक है। तो बेसिकली हम अपना जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, इस जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर मैं अपनी यहाँ पे HTML को भी ऐड कर सकती हूँ। इसको हम बोलते हैं XML, ठीक है। क्या बोलते हैं? XML बोलते हैं। रिएक्ट यूजेस JSX, रिएक्ट अपनी किसको, USX को यूज़ करती है टू डिफाइन द UI इन अ डेक्लरेटिव वे, ठीक है। तो UI को डिफाइन करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अपनी HTML को ऐड करते हैं, उसको बेसिकली बोलते हैं हम JSX, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका कोड होगा वो क्लीनर होगा। JSX कोड को बहुत ही क्लीनर और लेस बोलर प्लेट बनाता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है ये कोड, ओके। रीडेबल और रीडेबल बहुत मतलब ये कोड बहुत ही रीडेबल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, और आपको लिखने में भी बहुत आसानी होती है इस कोड को, ओके। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके इसके अंदर जो रिएक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है स्टेट एंड प्रॉप्स का। ये इंटरव्यू क्वेश्चन आप चाहे आप सीनियर लेवल के हो, चाहे आप मिड लेवल के हो, या फिर आप फ्रेशर हो तो आपसे स्टेट एंड प्रॉप्स को पूछा जाएगा रिएक्ट के अंदर, ओके। तो फीचर सबसे पहले होता है म्यूटेबल। ये दोनों ही जो हमारा स्टेट है, बेसिकली जो आपकी जो स्टेट है उसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो प्रॉप्स क्या करता है, बेसिकली आपके डाटा को पास करने का काम करता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, स्टेट अगर आपको नहीं पता क्या होती है, इस बेसिकली आप बोल सकते हो डाटा को मैनेज करने का और स्टोर करने का काम करता है स्टेट हमारी, और प्रॉप्स बेसिकली डाटा को पास करने का काम करता है, ओके। म्यूटेबली म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका वो चीज़ है वो चेंज होती है या नहीं होती है, ठीक है। प्रॉप्स क्या होते हैं, हमारे म्यूटेबल होते हैं, मतलब हम अपनी जो स्टेट है, स्टेट के अंदर जो डाटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रॉप्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब ये हमारे सिर्फ रीड ओनली होते हैं, रीड ओनली होते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, जब हम इसको पेरेंट टू चाइल्ड मूव करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। ऑनर कौन होता है स्टेट का, एक कंपोनेंट के अंदर जो स्टेट होती है वो एक ही कंपोनेंट के अंदर हैंडल करी जाती है। जो प्रोप्स होती है वो पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में ट्रांसफर करा जाता है, तो पेरेंट कंपोनेंट द्वारा वो हैंडल करी जाती है, ठीक है। तो स्टेट का पर्पज़ क्या होता है, स्टेट डाटा इनसाइड द कंपोनेंट। तो बेसिकली स्टेट का पर्पज़ क्या है कि मैनेज करना डाटा को इनसाइड द कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट के अंदर अपने डाटा को मैनेज करना है। प्रोप्स बेसिकली पास करना है डाटा फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो वहाँ पे ना हमारा प्रोप्स के अंदर रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि आपने बोला कि प्रोप्स हमारे रीड ओनली होते हैं, ठीक है। क्या हम जो प्रोप्स हैं उसके डाटा को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड के अंदर कर सकते हैं, उस प्रोप को चाइल्ड के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, तो आपने बोला है नो, चाइल्ड के अंदर हम प्रोप्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। चाइल्ड के अंदर सिर्फ जो आपका प्रोप्स का डाटा है वो आपका रीड ओनली होगा। अगर आपने उसके अंदर चेंज करने हैं तो आप अपने पेरेंट के अंदर चेंज कर सकते हो, ठीक है। पेरेंट जो आपका कंपोनेंट है जिसके अंदर वो आपका प्रोप्स का डाटा है उसके अंदर आप उसको चेंज कर सकते हो, चाइल्ड के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो। चाइल्ड के अंदर सिर्फ रीड ओनली वो डाटा होगा, ओके। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, बेसिकली यही क्वेश्चन आपका वहाँ पे पूछा जाता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिएक्ट कंपोनेंट। रिएक्ट कंपोनेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कंपोनेंट होते क्या है। बेसिकली कंपोनेंट क्या होते हैं, रियूजेबल यूआई बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली आपके, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं हमारे फंक्शनल कंपोनेंट, एक होते हैं हमारे क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो फंक्शन कंपोनेंट जो हम रिसेंटली हम यूज़ कर रहे हैं, जो क्लास कंपोनेंट है वो पहले हमारे यूज़ हुआ करते थे। तो बेसिकली जो फंक्शन कंपोनेंट है वो फंक्शन का यूज़ करते हैं, वो बेसिकली जो हुक्स के साथ डील करते हैं। जो हमारे क्लास कंपोनेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं क्लास सिंटैक्स का, एंड उसके बाद खुद का लाइफ साइकिल मेथड होता है। तो आपका जो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, तो आपका फंक्शन कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने याद रखना है जो क्लास कंपोनेंट है वो पहले यूज़ करते थे हम, अभी भी करते हैं बहुत सारे। जो क्लास कंपोनेंट होता है वो स्टेटफुल होता है, ठीक है। इसके अंदर स्टेट को मैनेज करने का सारे तरीके होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड भी, लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट कब हुआ, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट डिड अनमाउंट, वो सारी चीज़ें हमारी क्लास के अंदर होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, इसका कोड होता था बहुत ज़्यादा बोलर प्लेट होता था, बोलर प्लेट कोड बहुत होता था इसके अंदर, मतलब जो कोड होता था वो थोड़ा मैसी होता था, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता था वो कोड, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल
कंपोनेंट। और स्टेट के अंदर सॉरी क्लास के अंदर आपने जितने भी स्टेट वगैरह को मैनेज करना होता है तो आप वहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करते थे, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको जो बॉयलर प्लेट है दिस की मतलब यूजेस को कम करने के लिए, कोड को ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट का यूज़ करने लगे। फंक्शन कंपोनेंट क्या है, हमारी स्टेटलेस है, स्टेटलेस होती है, ठीक है। फिर क्या करा डेवलपर्स ने कि इसको स्टेटफुल बनाने के लिए, फंक्शन कंपोनेंट को स्टेटफुल बनाने के लिए इसके अंदर हुक्स को इंट्रोड्यूस करा। किसको इंट्रोड्यूस करा, हुक्स को इंट्रोड्यूस करा, जो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर आपकी स्टेट को मैनेज करने के में आपकी हेल्प करता है। ओके, हुक्स बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर, ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो फंक्शन कंपोनेंट के एज सच कोई भी लाइफ साइकिल मेथड नहीं होता है। देन वहाँ पे हमारे पास फिर से एक हुक आती है फंक्शन कंपोनेंट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल मेथड को हैंडल करने के लिए, यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं हम फंक्शन कंपोनेंट के अंदर किसको हैंडल करने के लिए, लाइफ साइकिल मेथड को हैंडल करने के लिए। ओके, तो ये मेन पॉइंट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है जब भी आपके इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर फंक्शन कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट का इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जो भी आपका कोड होता है वो ईजी टू रीड एंड मेंटेन करना ईजी होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं कि कैसे रेक्ट कंपोनेंट के अंदर फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हुक्स। व्हाट आर हुक्स क्या होती है, ठीक है। बेसिकली जो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज़ होती है, फंक्शन दैट लेट्स यू यूज स्टेट एंड लाइफ साइकिल इन अ फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। तो जो हमारी हुक्स होती है, जिस बेसिकली जो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज़ करते हैं, जो आपको अलो करती है कि आप अपनी स्टेट को यूज़ कर सको एंड प्लस आप इसको लाइफ साइकिल मेथड को यूज़ कर सको फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली कुछ कॉमन हुक्स होती है, जैसे यूज स्टेट हुक, यो स्टेट को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। यूज़ इफेक्ट हुक बेसिकली लाइफ साइकिल मेथड। और यूज़ रेफरेंस, डोम में रेफरेंस वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। यूज़ कॉन्टेक्स्ट मतलब आपकी स्टेट मैनेजमेंट में आपकी जो हेल्प करती है। ओके, तो ऐसी बहुत सी और भी हमारे पास हुक्स होती है जो हमारी हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। ओके, तो ये चीज़ होगी। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है, यूज़ इफेक्ट वर्सेस यूज़ लेआउट इफेक्ट। ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। यूज़ इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, जो लाइफ साइकिल मेथड को हैंडल करने के लिए फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज़ करते हैं। ये हमारी रन होती है आफ्टर रेंडर, जब आपका जो रेंडर होगी आपकी यूआई पेंट होगी है, मतलब यूआई पेंट का मतलब होता है यूआई आपकी ब्राउज़र पे शो हो गई है, उसके बाद ये रेंडर होता है यूआई यूज़ इफेक्ट। बेसिकली ये क्या होता है, असिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो इसको लगता है कोई टास्क टाइम कंज्यूमिंग है तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है उसको ब्लॉक नहीं करता है, जी ब्लॉक नहीं करता है, तो नेक्स्ट वाले टास्क पे मूव कर जाता है, ठीक है। तो यूज़ लेआउट इफेक्ट क्या होता है, ये रन बिफोर द ब्राउज़र पेंट, ठीक है। रन बिफोर द ब्राउज़र पेंट से पहले होता है, जो सिंक्रोनस होता है। मतलब क्या होता है इसके अंदर, ये यूज़ लेआउट इफेक्ट होता है, ये डोम को मॉडिफाई करने का काम करता है। वो देखता है कि जब आपका डोम मॉडिफाई हो गया बट आपकी यूआई अभी तक ब्राउज़र पे पेंट नहीं हुई है, ठीक है, यूआई अभी तक आपकी ब्राउज़र पे पेंट नहीं हुई है, ठीक है, उससे पहले ये परफॉर्म होता है, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, ये रन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, सिंक्रोनस होता है, जो आपकी यूआई को ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है। यूआई को ब्लॉक कर सकता है या फिर आपके मेन थ्रेड को ब्लॉक कर सकता है अगर इसके अंदर कुछ ऐसा टास्क हो गया जो आ गया जो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ये चीज़ होगी। और वन मोर थिंग इसके अंदर जो याद रखने वाली है, ये बेसिकली ये मेज़रमेंट के लिए, डोम की जो मेज़रमेंट होती है उसके लिए और स्क्रोलिंग वगैरह के लिए ये यूज़ करा जाता है, यूज़ लेआउट इफेक्ट। ओके, तो ये चीज़ होगी। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है वर्चुअल डोम का। ये वर्चुअल डोम का क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि रिएक्ट की अगर आपने रिएक्ट जीएस के अंदर अगर आपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तहत वहाँ पे आपका एक वन पॉइंट आता है वर्चुअल डोम का। इसका कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल डोम का, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइट वेट कॉपी होती है आपके रियल डोम की, जो आपका रियल डोम है उसकी लाइट वेट कॉपी होती है ये, ठीक है। तो रिएक्ट अपडेट वर्चुअल डोम फर्स्ट
देन रिकंसोलिडेट द रियल डोम, फास्ट यूआई अपडेट। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, अब इस चीज़ को अच्छे से समझना आप, ठीक है। तो रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट यूज़ करता है वर्चुअल डोम को, ठीक है। तो आपका जो भी रिएक्ट है वो आपकी काम करती है स्टेट के बेस पे, स्टेट या फिर प्रोब्स के बेस पे, ठीक है। जब कोई भी चेंज होता है आपकी स्टेट या फिर आपकी प्रोब्स के में कोई भी चेंज होता है, देन रेक्ट क्या करती है, एक वर्चुअल डोम बनाती है। रेक्ट क्या बनाती है, एक वर्चुअल डोम बनाती है। जी आपका पहले का वर्चुअल डोम है, फिर रेक्ट जैसे मैंने स्टेट और प्रोब्स के अंदर कोई चेंज करा तो रेक्ट ने एक नया वर्चुअल डोम बनाया, ठीक है। तो रेक्ट ने एक नया वर्चुअल डोम बनाया, उसके अंदर चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो रिएक्ट क्या करेगी, आपका जो नया वर्चुअल डोम हुआ बना स्टेट और प्रॉप के चेंज के बेस पे, तो इस वर्चुअल डोम को इसके जो प्रीवियस वाला वर्चुअल डोम है इन दोनों में कंपैरिजन करवाएगी। क्या करवाएगी, कंपैरिजन करवाएगी। बेसिकली हम इसको बोलते हैं डिफिंग एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, डिफिंग एल्गोरिथम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों में जब कंपेयर कराया उसने देखा रिएक्ट ने कि इसमें जो कुछ चेंजेस है वो इसमें है, इसमें मतलब चेंज करा स्टेट और प्रॉप्स को, इसके अंदर कुछ चेंजेस है जो मुझे रियल डोम के अंदर करवाने चाहिए, ठीक है। तो रिएक्ट क्या करती है, इन दोनों को कंपेयर करती है, जो चेंजेस उसको लगते हैं कि एक्चुअल में हुए हैं वो किसके अंदर करता है, फिर एक्चुअल डोम जो हमारा होता है, जो हमारा रियल डोम होता है उसके अंदर वो चेंजेस करे जाते हैं फिर, ठीक है। उसके अंदर वो चेंजेस करे जाते हैं फिर, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा वर्चुअल डोम और प्रीवियस वाले डोम, करंट जो हमारा वर्चुअल डोम बना है और प्रीवियस वाला बना है उसको हम बोलते हैं डिफिक एल्गोरिथम, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा डिफिक एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। जब दो हम वर्चुअल डोम को कंपेयर करते हैं प्रीवियस वाले और न्यू वालों को, तब उस कंपेरिजन को हम बोलते हैं डिफिक एल्गोरिथम, ठीक है। अब आपने एक्चुअल डोम में जब चेंज करना है, चेंज क्या करना है, सिर्फ वही पर्टिकुलर पार्ट आपने चेंज करना है एक्चुअल डोम के अंदर जो इस स्टेट और प्रोप की वजह से अपडेट हुआ है, ठीक है। जो स्टेट और प्रोप की वजह से अपडेट हुआ है वही वाला आपने सिर्फ चेंज इस डोम के अंदर करना है, इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग द होल डोम। आपने पूरे डोम को अपडेट नहीं करना है, सिर्फ वही वाला पार्ट अपडेट करना है जो स्टेट और प्रोप की वजह से अपडेट हुआ है, ओके। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिकंसोलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, जब पर्टिकुलर पार्ट को अपने डोम के अंदर चेंज करना उसको बोलते हैं रिकंसोलेशन, ठीक है। जो चीज़ें रिएक्ट के इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है, रिकंसोल क्या होता है एंड डिफिंग एल्गोरिथम या फिर आप डिफिंग क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि वर्चुअल डोम क्या होता है, इसके अंदर कैसे काम करते हैं, कैसे हम इसके अंदर एक्चुअल डोम को चेंज करते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर सिर्फ पर्टिकुलर वही पार्ट आपका एक्चुअल डोम के अंदर चेंज करा जाता है तो वो हेल्प करता है हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को अप करने में, ठीक है। तो आपके जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है इसको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है, ओके। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल डोम, ओके। तो ये चीज़ें सारी आपने मेंशन करनी है जब भी आप वर्चुअल डोम का क्वेश्चन आपके वहाँ पे पूछा जाए। एक तो आपने वर्चुअल डोम लाइट वेट कॉपी होती है रियल डोम की, उसके अंदर रिएक्ट अपडेट कैसे करता है और रिकंसोलेशन क्या होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आपने वर्चुअल डोम के अंदर बतानी है। डिफिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे कंसीडर करनी है, ओके। तो आई होप आप लोगों को वर्चुअल डोम समझ में आ गया अब क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ डू यू प्रिवेंट री रेंडरिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा ही जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टाइम री रेंडरिंग होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। पहले यूज़ मेमो, जो हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूज़ मेमो क्या होता है, यूज़ कॉलबैक क्या होता है, रेक्ट डॉट मेमो क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप यूज़ डॉट रेक्ट डॉट मेमो का यूज़ करोगे फॉर फंक्शन कंपोनेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद यू शुड कंपोनेंट अपडेट इन अ क्लास कंपोनेंट। अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज़ करते हो तो आप शुड कंपोनेंट अपडेट को यूज़ कर सकते हो। और आप फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज़ कॉलबैक, यूज़ मेमो फंक्शन और वैल्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर आपने रीरेंडरिंग को प्रिवेंट करना है देन आपको चीज़ों को मेमोराइज करना ज़रूरी होगा, ठीक है। मेमोराइज करना ज़रूरी होगा आपका रिएक्ट के अंदर। मेमोराइज क्या करता है, बेसिकली जितने भी आपके पास फंक्शन होंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू होगी जो आपको लगता है कि बार बार ही रेंडर कर रही है, और आपके जो कंपोनेंट होंगे
जो हर रेंडर पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, इन सबको मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज का मतलब क्या होता है, उसको कैशे के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। जब तक उसकी स्टेट या फिर उसके स्टेट वगैरह या फिर उसकी जो मान सकते हो प्रोप्स वगैरह या फिर वैल्यू वगैरह चेंज नहीं होती, तब तक हमने इन फंक्शन और वैल्यूज़ को अपडेट नहीं करवाना है, ठीक है। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इन अननेसेसरी रेंडरिंग को अवॉइड करने के लिए हमें मेमोराइजिंग का यूज़ करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं। रेक्ट डॉट मेमो, यूज़ कॉलबैक, यूज़ मेमो इन फंक्शन कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और हमारे अगर क्लास कंपोनेंट है तो हम वहाँ पे शुड कंपोनेंट अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को यह चीज़ समझ में आई। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज लिफ्टिंग स्टेट अप। लिफ्टिंग स्टेट अप क्या होता है, ये क्वेश्चन बिगिनर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो मूविंग स्टेट फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, मतलब आपके पास यहाँ पे लाइक ऐसे ट्री होता है आपके पास, ये आपका मेन कंपोनेंट है, या फिर आप इसको पेरेंट बोल सकते हो, जो आप उसके चाइल्ड हैं, ठीक है। तो स्टेट आपकी यहाँ पे, तो स्टेट आपकी इस चाइल्ड के पास है, नेस्टेड चाइल्ड के पास अब स्टेट है। इस स्टेट को आपने मेन जो पेरेंट है उसके पास मूव कर देना है। मतलब ये स्टेट है, ये हर कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर, इस सभी कंपोनेंट के अंदर यूज़ होती है, बट वो स्टेट मेरी नेस्टेड चाइल्ड के अंदर है, ठीक है। तो यूज़ करना उसको ईजी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर, इससे अगर मुझे स्टेट लेनी है तो मुझे बहुत सारे प्रोपास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेट को उसके जो मेन पेरेंट है वहाँ पर, जो कॉमन मेन पेरेंट है, क्या याद रखना है, जो कॉमन मेन पेरेंट है वहाँ पे मूव कर देना है, ठीक है। वहाँ पे मूव कर देना है ताकि बाकी जो जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो ईजिली वहाँ से डाटा को गेट कर सके एंड शेयर कर सके। ओके, तो वो होती है हमारी लिफ्टिंग स्टेट अप। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद आता है एक्सप्लेन रिएक्ट कंसिलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। रिएक्ट कंपेयर करता है प्रीवियस एंड न्यू वर्चुअल डोम को, अपडेट करता है ओनली चेंज्ड एलिमेंट को डोम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिफिंग एल्गोरिदम का टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ओके, तो ये चीज़ होती है हमारी रिकंसोलिडेशन की, मतलब आपका प्रीवियस वाला वी वर्चुअल डोम और आपका जो न्यू वाला वर्चुअल डोम बना होगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे जो सिर्फ ओनली वही वाले चेंजेस, ओनली अपडेटेड चेंजेस ही आपने एक्चुअल डोम के अंदर करने हैं, ठीक है। पूरे डोम को अपडेट नहीं करना है, सिर्फ वही वाले चेंजेस डोम के अंदर करने हैं जो स्टेट या प्रोब के अंदर पर्टिकुलरली हुए हैं, जिस कंपोनेंट में हुए हैं, बस सिर्फ वही वाला कंपोनेंट आपने अपडेट करना है इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग द होल कंपोनेंट। उसको हम बोलते हैं रिकंसोलेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पीछे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है वर्चुअल डोम के अंदर। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। कंट्रोल कंपोनेंट बेसिकली मेन मैनेज बाय द स्टेट, मतलब ये हमारे मैनेज करे जाते हैं यूज स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो अनकंट्रोल बेसिकली हमारा जो डोम होता है, डोम के द्वारा डायरेक्टली हैंडल करे जाते हैं ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने स्टेट लिखा है, आप इसको यूज स्टेट के अंदर सेव करवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो, ठीक है। और जो हमारा होता है अनकंट्रोल, इसको हम बेसिकली मैनेज करते हैं यूज रेफ हुक के साथ। यहाँ पे हम यूज़ रेफ हुक का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आपने अगर चेंज करना है तो आप वहाँ पे रेफरेंस को, अगर डोम के अंदर भी आपने इसको कुछ चेंज करना है तो आप रेफ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दो कीवर्ड यूज़ रखने हैं। अनकंट्रोल के अंदर आप डोम का यूज़ करते हो, डोम के अंदर कैसे चेंज करते हैं पूछेंगे तो आपने यहाँ पे बोल देना रेफ का या यूज़ रेफ हुक का यूज़ करते हैं। कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली जो मैनेज करा जाता है वो यूज़ स्टेट हुक के द्वारा मैनेज करा जाता है। ओके, तो बेसिकली इसको चेंज अपडेट करने के लिए हम यूज़ स्टेट हुक के अंदर अपने डाटा को सेव और अपडेट करवा सकते हैं। ओके, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है रिएक्ट कीज वाई इंपॉर्टेंट। रिएक्ट की क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। की हेल्प रिएक्ट आइडेंटिफाई एलिमेंट ड्यूरिंग द रेंडर। तो बेसिकली क्या होता है, की क्या करते हैं, की को आपने याद रखना है। जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर होता था, की बेसिकली क्या करते हैं, यूनिक आइडेंटिटी देता है आपके एलिमेंट को, ठीक है। आपके जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को यूनिक आइडेंटिटी कौन देता है, आपकी की देती है, ठीक है। जब भी आपका कंपोनेंट ड्यूरिंग द कंपोनेंट री रेंडर होता है, ठीक है।
तो इसका मेन पर्पज़ क्या हुआ, ताकि हमें पता चल सके किस कंपोनेंट के अंदर आपने चेंज करा है, ठीक है, किस कंपोनेंट के अंदर या किस वैल्यू के अंदर आपने चेंज करा है। अगर उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी तभी हमें पता चलेगा कि ये अपडेट हुआ है ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे की का यूज़ करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये हमारी री रेंडरी को अवॉइड करने में भी हमारी हेल्प करता है। ओके, तो विदाउट की से क्या होगा, इनसफिशिएंट अपडेट्स एंड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कौन सा मेरा कंपोनेंट या मेरी स्टेट अपडेट हुई है। तो बेसिकली हर री रेंडर पे वो अपडेट करता रहेगा, ठीक है, री रेंडर करता रहेगा, जिससे मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ओके, सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को जो सारी चीज़ें समझ में आई हैं। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका अभी आपका पार्ट 2 भी आएगा, जिसके अंदर हम और बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन देखने हैं जो फ्रंट एंड के इंटरव्यू में या फिर वेब डिज़ाइनिंग के इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js इंटरव्यू क्वेश्चन 2026। ओके, इन डेप्थ में मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें समझाई है, टेक्निकल क्वेश्चन भी उसके अंदर सारे कवर अप करे हुए हैं। ओके, सो स्टे ट्यून। अगर आपकी कोई क्वेरी है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय। सो इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, अगर लगाएंगे डिपेंडेंसी एरे तो क्या होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यूज़ इफ़ेक्ट की। ओके, इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में। ओके, तो वीडियो में बने रहें, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे को सीखने को मिलेगी जो आपको पता नहीं होगी और आप कंफ्यूज होंगे उन चीज़ों में। सारी क्लैरिटी आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यूज़ इफेक्ट हुक। यूज़ इफेक्ट हुक बेसिकली रिएक्ट की हुक होती है, जो बेसिकली आपकी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज़ होती है। कहाँ पे, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ये हुक होती है जो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज़ होती है। यूज़ क्यों होती है, टू रन द साइड इफेक्ट इन द फंक्शन कंपोनेंट। साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। तो बेसिक आइडिया क्या कर सकते हैं, इट लेट्स यू रन कोड आफ्टर रेंडर। जो आपका कोड है आफ्टर रेंडर के बाद अगर आपने रन करना है तो वहाँ पे आप यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑप्शनली व्हेन सर्टेन वैल्यूज चेंज, जब आपकी कुछ वैल्यू चेंज होती है उसके बाद आपने रेंडर करना है, देन वहाँ पे आप यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली यूज़ इफेक्ट हुक एक आप ऐसी हुक होती है जो आपका फंक्शन कंपोनेंट के अंदर साइड इफेक्ट को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो साइड इफेक्ट होता क्या है आपको पता होना चाहिए। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, पूछेगा साइड इफेक्ट क्या होते हैं। साइड इफेक्ट होते हैं बेसिकली जैसे आपने फेच करना है डाटा फ्रॉम द API, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब करना है किसी इवेंट को, तो आपके वो साइड इफेक्ट तो हो गए फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। अपडेट करना है डॉक्यूमेंट टाइटल को, टाइमर वगैरह हो गए, सेट टाइम आउट सेट टाइम इंटरवल, सिंकिंग करना है स्टेट विद द एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, साइड इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं फंक्शन कंपोनेंट को। इन सभी प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। ओके, बेसिकली जो आपका जो फंक्शन कंपोनेंट का लाइफ साइकिल मेथड होता है वो भी आपका यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर हैंडल करा जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया यूज़ इफेक्ट हुक क्या होता है, उसके अंदर साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है। ओके, तो आगे इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मेरा यूज़ इफेक्ट हुक का कोड है। जैसे हम लिखते हैं यूज़ इफेक्ट हुक, इसके अंदर हमारा एरो फंक्शन होता है, उसके बाद आप यहाँ पे कंसोल करवा सकते हो जो भी आपने रेंडर करवाना है। तो वहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे ऐड करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये आपका डिपेंडेंसी एरे है, ऐसे डिपेंडेंसी एरे होता है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर। ओके, तो कोई भी आपने API कॉल करनी है यहाँ पे करनी है, कोई इवेंट हैंडल करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर डिपेंडेंसी एरे का क्या महत्व है, तो इंपॉर्टेंस है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर, डिपेंडेंसी एरे। तो जब आप यहाँ पे जब आप यूज़ इफेक्ट हुक लिखते हो, यहाँ पे मैंने कोई भी डिपेंडेंसी एरे नहीं ऐड करा है। जब आप कोई भी डिपेंडेंसी एरे यहाँ पे नहीं ऐड करते हो, तो जब भी आपका पेज रेंडर होगा, तो यूज़ इफेक्ट के हुक के अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा हर रेंडर पे क्या होगा, वो रेंडर होगा,
ठीक है। हर जब भी आपका पेज रेंडर होगा वो रन होगा ही होगा, ठीक है। इतना कोड आपका हर रेंडर पे क्या होगा, जब भी आपका पेज रेंडर होगा तो हर रेंडर पे जितना कोड आपका रन होगा ही होगा, मतलब अननेसेसरी री रेंडरिंग होती रहेगी उसकी, अननेसेसरी री रेंडरिंग होगी, जिससे हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे इसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, डिपेंडेंसी एरे लगाते हैं। जब आप यहाँ पे, अब आपसे क्वेश्चन होगा, जब आप यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे लगाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसे डिपेंडेंसी एरे ऐड कर दिया है, खाली डिपेंडेंसी एरे लगा दिया है, तो वो सिर्फ एक बार रन होगा जब आपका माउंट होगा। माउंट मतलब सिर्फ आपका पेज फर्स्ट टाइम जब रेंडर होगा, जब आपका पेज सिर्फ फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, फर्स्ट टाइम रेंडर मतलब माउंट होगा, जब आपकी यूआई वहाँ पे पेंट होगी आपके ब्राउज़र पर, फर्स्ट टाइम होगी, जब फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, तब ये सिर्फ एक बार चलेगा। कब चलेगा, सिर्फ एक बार आपका ये चलेगा जब आप यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे ऐड करते हो। ओके, जब कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं करा तो हर रेंडर पे चलेगा वो, ठीक है। जब आपने एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे वहाँ पे ऐड करा है तो सिर्फ वो तभी चलेगा जब आपका पेज रन होता है, सिर्फ एक बार। और उसके बाद जब यहाँ पे आप कोई वैल्यू ऐड कर देते हो, ठीक है, कोई स्टेट ऐड कर देते हो, कोई प्रोप्स ऐड कर देते हो, कोई एक्शन ऐड कर देते हो, कोई मैसेज ऐड कर देते हो, ठीक है, तो जब भी स्पेसिफिक वैल्यू आपकी चेंज होंगी तब आपका ये कोड रन होगा। ओके, जब आप इसके अंदर, इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर देते हो, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी स्टेट ऐड कर सकते हो, प्रोप ऐड कर सकते हो, कोई आपने मैसेज बैकएंड से आ रहा है, उस मैसेज को जब वो मैसेज आएगा, तब जब वो मैसेज आए तभी मुझे जो रन कोड को रन करना है तो वो आप शो करवा सकते हो, कोई डिस्पैच एक्शन वगैरह हो गया, ठीक है। कोई भी यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू है वो जो इतनी मतलब कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो चेंज हो, जिसके हिसाब से आप चाहते हो अगर ये वैल्यू चेंज हो तब मेरा जो कोड रन हो, तो वैल्यू आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी, चेंज होगी, जब मेरी ये वैल्यू चेंज होगी तब मेरा ये कोड रन होगा यूज इफेक्ट हुक के अंदर वाला। ओके, तो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, पहले इसको देख लेते हैं। रन व्हेन द स्पेसिफिक वैल्यू चेंज, जबकि स्पेसिफिक वैल्यू चेंज होगी तभी ये कोड रन होगा। जैसे मेरा यहाँ पे मैंने काउंट लिखा है, जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी तभी मेरा यूज इफेक्ट के अंदर वाला कोड रन होगा। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। जब मैं डिपेंडेंसी एरे नहीं ऐड करती तब मेरा क्या होगा, एवरी रेंडर पे पेज मेरा, एवरी रेंडर पे मेरा जो कोड है वो रन होगा, ठीक है, एवरी रेंडर पे रन होगा। अगर मैं वहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे ऐड करती हूँ तो जब मेरा पेज माउंट होगा तो वन टाइम वो क्या होगा, वंस रन होगा, एक टाइम रन होगा। अगर मैं यहाँ पे उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर देती हूँ तो जब ये वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी उस टाइम मेरा कोड रन होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को डिपेंडेंसी एरे यूज इफेक्ट के अंदर कैसे काम करता है वो समझ आएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते, बहुत को तो पता ही नहीं होता ये डिपेंडेंसी एरे काम कैसे करता है। ओके, सो नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज़ है, तो इसके अंदर बेसिकली मैंने आप लोगों को बोला है कि ये लाइफ साइकिल मेथड होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड की तरह काम करता है। तो इसके अंदर होता है क्लीन अप फंक्शन। तो सभी को पता तो होता है कि जैसे मैंने यूज इफेक्ट हुक लिखा है, यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या हो गया, माउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंसी, जब मेरा देखो जब यूज इफेक्ट हुक बना तो यहाँ पे मेरा जब फंक्शन है वो माउंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे अगर डिपेंडेंसी एरे चेंज होता है तो उसके हिसाब से मेरा अपडेट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से मेरी ये स्टेट वगैरह चेंज होती है, ठीक है। बट मुझे क्लीन अप करना है कोड को, मतलब अनमाउंट करना है, अनमाउंट करना है, क्योंकि यही लाइफ साइकिल के मेथड्स होते हैं, माउंट करना, अपडेट करना, अनमाउंट करना। तो जब आपने अनमाउंट करना, माउंट और अपडेट का तो बच्चों को पता होता है, ठीक है। माउंट होता है जब हम लिखते हैं इसको, डिक्लेयर करते हैं वो सारी चीज़ें कि कितने टाइम इंटरवल के अंदर हमने इसको रन करना है, वो सारा हमारा माउंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। जब आपने इस चीज़ को अपडेट करवाना होता है दैन वहाँ पर आप डिपेंडेंसी एरे का यूज़ कर सकते हो, डिपेंडेंसी एरे के अंदर अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हो, उसके हिसाब से इसको चेंज करवा सकते हैं। बट क्लीन अप नहीं पता होता। क्लीन अप के लिए आप यहाँ पे रिटर्न का स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है। जब आप यूज इफेक्ट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हो, अपनी जो अपनी स्टेट को क्लियर कर देते हो क्लियर इंटरवल के अंदर, ठीक है, रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर जो भी आप चीज़ लिखोगे तो इसको हम बोलते हैं अनमाउंट करना, या फिर आपने क्लीन अप करना, ठीक है। जब आप यहाँ पे रिटर्न की स्टेटमेंट ऐड कर देते हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लीन अप करना, ठीक है। तो क्लीन अप रन्स बिफोर द इफेक्ट री रन, मतलब अपने आप को जब री रन करेगा उससे पहले ये चलेगा व्हेन द कंपोनेंट अनमाउंट, और जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा,
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में है कि यूज़ इफेक्ट हुक क्या है, क्यों इसको यूज़ करते हैं, इसके अंदर डिपेंडेंसी एरे क्या होता है और क्लीन अप फंक्शन क्या होता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द यूज़ इफेक्ट हुक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। ओके, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको अच्छे से करना आपने, ठीक है। तो मैंने इन डेप्थ जो भी इसके इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सो इसके अंदर और कुछ चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। फैच करते हैं इसके अंदर डाटा। फैच कैसे करते हैं, जैसे यूज इफेक्ट हुक के अंदर फैच क्या होता है, बेसिकली आपके डाटा को फैच करने के लिए यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। इसके अंदर आपने एपीआई और यूज़र नाम की एपीआई अपने करनी है, देन फैच के अंदर हम देन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने डाटा को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो और स्टेट वगैरह सेट कर सकते हो। तो ये ऐसे आप फेच कर सकते हो डाटा यूज इफेक्ट हुक के अंदर, ठीक है। तो की रूल्स क्या होते हैं, ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप ऑफ द लेवल, ठीक है। डिपेंडेंसी एरे मस्ट बी इंक्लूडेड एवरीवेयर, यहाँ पे आपका डिपेंडेंसी एरे यूज़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूज इनसाइड द यूज इफेक्ट हुक अनटिल इन जब तक आप इंटेंशनली नहीं ऐड करना चाहते हो। अगर आपकी मर्जी इंटेंशनली आप हर एंडर पे करवाना चाहते हो, आप नहीं करना चाहते, बट डिपेंडेंसी एरे यहाँ पे मस्ट है, ठीक है। यूज इफेक्ट रन आफ्टर द पेंट, यूज इफेक्ट तब आपकी रेंडर होती है जब आपकी यूआई क्या हो जाती है, पेंट हो जाती है ब्राउज़र पे। यूआई आपकी ब्राउज़र पे पेंट हो जाती है। ओके, ब्राउज़र पे पेंट कैसी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने एचटीएमएल सीएसएस के जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर मैं सारी कवर अप करी हुई है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, या फिर आप आई बटन पे क्लिक पे भी वो वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास ये चीज़ आती है, तो ये बेसिकली एग्जांपल थी फैच डाटा कैसे करते हैं यूज इफेक्ट हुक के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आता है यूज रेफ का। यूज रेफ बेसिकली ये भी हमारी हुक होती है फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। हुक्स वगैरह, हुक्स मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर बताया था, जो हुक्स है वो हमारी बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ होती है, ठीक है। कहाँ पे, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज़ होती है। तो यूज़ रेफ हुक क्या होती है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, बेसिकली ये यूज़ रेफ हुक होती है वो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के अंदर यूज़ होती है, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, कंट्रोल कंपोनेंट क्या होते हैं वो मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस करा है, तो आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को चेक कर सकते हो, रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 1 में, जिसका लिंक भी माई बटन के क्लिक पे ऐड कर दूंगी। ओके, तो यूज रेफ हुक क्या होती है, बेसिकली यूज टू एक्सेस डोम एंड परसिस्ट वैल्यू विदाउट री रेंडर। इसका मेन मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो भी आपके अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होते हैं, अनकंट्रोल्ड बेसिकली कंपोनेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली आपके डोम के द्वारा हैंडल करे जाते हैं, ठीक है, जो किसके द्वारा, डोम के द्वारा हैंडल करे जाते हैं। तो डोम के द्वारा वैल्यू को हैंडल करने के लिए जावे आपकी फॉर्म्स की जो इनपुट वैल्यू होती है, फॉर्म की इनपुट वैल्यू में अगर आपने कोई भी चेंज करना है तो वहाँ पे आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, रेफ की हेल्प से कर सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो यूज़ रेफ की हेल्प से आप वहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ताकि आपका पेज जब भी री रेंडर हो तो वो वैल्यू आपकी चेंज ना हो, ठीक है, डोम के अंदर, ठीक है। तो उसको हम किसकी हेल्प से, डोम की हेल्प से एक्सेस करते हैं। तो आपने याद रखना है यूज़ रेफ के अंदर बेसिकली जो टर्म्स आपने यूज़ करनी है, यूज़ रेफ हुक यूज़ करी जाती है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के अंदर टू चेंज और टू एक्सेस द डोम और परसिस्ट द वैल्यू विदाउट री रेंडरिंग इट। ओके, तो यूज़ रेफ को हम ऐसे लिखते हैं, इनपुट रेफ, यूज़ रेफ। तो हम इनपुट रेफ को यहाँ हमें चाहिए, हम जैसे इनपुट के अंदर इनपुट फील्ड है मेरा यह, तो मुझे यहाँ पे इनपुट के अंदर जो भी आपको रेफरेंस चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है, ताकि आपका पेज री रेंडर हो, वो वैल्यू आपकी परसिस्ट करती रहे उसके अंदर, ठीक है। बेसिकली यूज रेफ आपके डोम को एक्सेस करने के लिए और अनकंट्रोल कंपोनेंट को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है। बेसिकली ये चीज़ मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आता है यूज़ मेमो। तो बेसिकली यूज़ मेमो वर्सेस यूज़ कॉलबैक एंड वन मोर थिंग हमारे पास होती है रिएक्ट डॉट मेमो। ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है,
ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर। ओके, यूज़ मेमो वर्से यूज़ कॉल बैक वर्से रिएक्ट डॉट मेमो, ये क्या होते हैं, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, ये वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, बेसिकली अगर इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे अपकमिंग वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये कैसे काम करता है, इसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर होती है, कैसे हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, ये किस वैल्यू को मेमोराइज करने का ये काम करता है, वो सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो जो बिगिनर है, जो इंटरमीडिएट लेवल के डेवलपर है, उनके लिए व्हाट इज़ यूज़ मेमो। यूज़ मेमो बेसिकली यूज टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस वाई मेमोराइजिंग द वैल्यू। ठीक है, जो आपकी वैल्यूज़ होती है उसको मेमोराइज करने का काम, मेमोराइज का मतलब क्या होता है कि आपकी वैल्यू को याद रखने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली जितनी ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है सारी, ये सारी आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस होती है, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है, इम्प्रूव करने का काम करती है। इम्प्रूव कैसे करती है, हम इम्प्रूव करने का काम तो करती कैसे है, जो आपके यहाँ पे सबसे पहले है यूज़ मेमो। यूज़ मेमो क्या करती है, जो भी आपकी वैल्यू है, मतलब कि एक वैल्यू होगी आपके पास स्पेसिफिक, जो जैसे मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, मुझे करना है टैक्स कैलकुलेट करना है। अब मुझे हर ही रेंडर पे मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही मैंने लिखा होगा टेक्स्ट की कैलकुलेशन की सारी जो भी कैलकुलेशन है वो मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, अब जो मेरा फंक्शन है वो हर बार ही रेंडर हो रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है वो रेंडर हो रहा है। जब ये मेरा फंक्शन रेंडर हो रहा है तो इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो भी द्वारा द्वारा बार बार ही रेंडर हो रही है, वो भी अपने आप को बार बार रिकैलकुलेट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, जो मेरा जो कैलकुलेशन है, ये वाली कैलकुलेशन है, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, यूज़ मेमो की हेल्प से जो इसकी कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मेरे पास, उसको मैं मेमोराइज कर लेती हूँ। ठीक है, यूज़ मेमो की हेल्प से मेमोराइज कर लेती हूँ। मेमोराइज का मतलब इसको मैं कैशे के अंदर स्टोर करवा लेती हूँ, उस कैलकुलेटेड वैल्यू को, कैलकुलेटेड वैल्यू को किसके अंदर, कैशे के अंदर स्टोर करवा लेती हूँ, ताकि जब भी मेरा जो फंक्शन री रेंडर हो तो मेरी वैल्यू बार बार रिकैलकुलेट ना हो। ठीक है, तो मेरी वैल्यू हर री रेंडर पे, फंक्शन की री रेंडर पे, वो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू री रेंडर ना हो, मतलब रिक्रिएट ना हो वैल्यू मेरी बार बार। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोराइज करना वैल्यू को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी हर बार जब भी मैं देखूँ, मेरे पास लार्ज कैलकुलेशन है, बहुत सारी कैलकुलेशन, मैंने एक बार उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और फिर से मैं उसको, मेरा फंक्शन फिर से रन हुआ तो मुझे फिर से वो वैल्यू सारी कैलकुलेट करनी पड़ रही है। तो इससे क्या होगा, मुझे जब मेरी वैल्यू कैलकुलेट होगी, बहुत लेंथी कैलकुलेशन कैलकुलेट होगी, तो मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस तो डाउन होगी ही होगी, हर ही रेंडर पे होगी फिर वो तो चीज़। तो हम उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे यूज़ मेमो का यूज़ कर लेते हैं, ताकि उस वाली कैलकुलेशन को हम एक जगह कैशे के अंदर स्टोर करवा लें, ताकि हर रेंडर पे वो रिकैलकुलेट ना करे अपने आप को। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूज़ मेमो की हेल्प से वैल्यूज़ को मेमोराइज करना। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, यूज़ मेमो के अंदर बेसिकली आपकी वैल्यू मेमोराइज होती है। क्या मेमोराइज होती है, वैल्यूज़ मेमोराइज होती है, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ मेमोराइज होती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आए कि यूज़ मेमो क्या होता है। ओके, सो अगर आपके इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। ओके, सो आगे हम देखते हैं इसके बारे में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है यूज कॉल बैक। जैसे हमारे पास यूज़ मेमो था, वो मेमोराइज करने का काम करता था आपकी वैल्यूज़ को, तो इससे ही हमारे पास एक यूज़ कॉल बैक है, ये भी हमारी एक हुक है जो हमारी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज़ होती है, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज़ होती है। तो यूज़ टू मेमोराइज द फंक्शन, तो ये हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, फंक्शन को मेमोराइज करने के लिए, फंक्शन को याद करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो फंक्शन को याद कैसे करते हैं, बेसिकली कि ये क्या करते हैं, आपके जो फंक्शन है, जो उसको लगता है कि हर री रेंडर पे अपने आप को री रेंडर कर रहा है, री रेंडर कर रहा है, तो ये क्या करता है, उसको कैशे के अंदर स्टोर करवा लेता है, कि जब उसके अंदर पर्टिकुलर स्टेट, देखो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी आ रही दिख रहा होगा ना, कि पर्टिकुलर उसकी स्टेट वगैरह चेंज हो तभी जी मेरा फंक्शन अपडेट हो, तभी जी मेरा फंक्शन री रेंडर हो। ठीक है, मतलब हर मेरा जब भी मेरा पेज री रेंडर होगा तो अपने आप को जी री रेंडर ना करे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, तो अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखनी है यूज़ मेमो या फिर यूज़ कॉल बैक की, ये आपकी री रेंडरिंग को, जो री रेंडरिंग होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, रिड्यूस करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम कैसे करता है, बाय मेमोराइजिंग वैल्यू एंड
मेमोराइजिंग फंक्शन, ठीक है। तो मेमोराइजिंग वैल्यू कैसे करता है, वाई यूज मेमो, एंड वाई मेमोराइजिंग फंक्शन कैसे करता है, वाई यूज कॉल बैक। ओके, तो इनकी हेल्प से वो अपनी वैल्यूज़ को मेमोराइज़ करने का काम करता है, ठीक है। तो अभी आपके माइंड में जो क्वेश्चन होगा, अच्छा जिसने मेमोराइज़ कर लिया, तो मानो कि मेरी कैलकुलेशन में मैंने कोई वैल्यू चेंज कर दी, जब मैंने फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू चेंज कर दी तो कैसी होगा, तो जब वो वैल्यू चेंज होगी आपकी, जैसे मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे चेंज करा, इसके अंदर जो भी मेरी वैल्यू चेंज होगी तभी मेरी इसकी वैल्यू अपने आप को रिकैलकुलेट करेगा, ठीक है। तभी जो मेरा फंक्शन अपने आप को रिकैलकुलेट करेगा, री इवेल्युएट करेगा और री रेंडर होगा वो, ठीक है। तो ये होती है हमारी इसके अंदर। तो इसके अंदर ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो मेमोराइज करने का काम कैसे करता है, कि मेमोराइज कैसे करता है चीज़ों को, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करता है। तो आपने याद रखना है कि वो अपनी वैल्यू को कैशे के अंदर स्टोर करवाता है, कहाँ पे, कैशे के अंदर स्टोर करवाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए कि यूज़ मेमो क्या होता है, यूज़ कॉल बैक क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे से ये क्वेश्चन कम से कम 10 या 15 मिनट तक डिस्कस हुआ होगा, ठीक है। यूज़ मेमो क्या होता है, ये वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पे यूज़ मेमो का यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ कॉल बैक का यूज़ करना है। ओके, तो ये चीज़ें याद रखनी, जब भी आपकी कैलकुलेशन वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है देन आपने वहाँ पे यूज़ मेमो का यूज़ करना है। जब भी आपकी फंक्शन के रिलेटेड फंक्शन अपने आप को री रेंडर कर रहा है देन वहाँ पे आपने यूज़ कॉल बैक का यूज़ करना है। ओके, तो ये चीज़, तो इसके अंदर हमारे पास आता है व्हाट इज़ रिएक्ट राउटर। तो ये यूज़ करा जाता है नेविगेशन के लिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। तो जो हमारी रिएक्ट है तो बेसिकली वो यूज़ करी जाती है सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है कि जब भी आप कोई पेज ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर तो आपका पेज दोबारा से री रेंडर नहीं होता, क्या नहीं होता, री रेंडर नहीं होता, मतलब रीलोड नहीं करता अपने आप को, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्ट क्या होता है जी, नेविगेशन करने के लिए। जैसे मेरे पास जो होम पेज है, होम से अब मुझे यहाँ पे अबाउट पेज पे जाना है, देन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी होम पेज पे, तो मेरे पास होम पेज आ जाएगा, ठीक है। बट मेरा पेज रीलोड नहीं होगा। तो इसको हम क्या किसकी हेल्प से करते हैं, नेविगेशन की हेल्प से करते हैं, सिंगल पेज की हेल्प। बेसिकली ये चीज़ हम किसकी हेल्प से करते हैं, रिएक्ट राउटर की हेल्प से करते हैं। रिएक्ट राउटर भी बेसिकली एक आपकी लाइब्रेरी है, क्या है, लाइब्रेरी है जो रिएक्ट के अंदर आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर आपको इसको रिएक्ट राउटर डोम आपको उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। तो लाइक जैसे आप पाथ दे सकते हो, ये आपका पाथ है, ठीक है। और ये एलिमेंट के अंदर अपने कंपोनेंट है, ये आपका क्या है, कंपोनेंट है, लाइक दिस। ओके, तो रिएक्ट राउटर पे मैंने ऑलरेडी फुल एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, रिएक्ट राउटर क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड राउट्स कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आप मेरे आई बटन के क्लिक पे जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली आपने याद रखना है, ये हमारी लाइब्रेरी होती है जो नेविगेशन में हेल्प करती है आपकी रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोप ड्रिलिंग क्या होती है, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। प्रोप ड्रिलिंग इन अ रिएक्ट इज अ सिचुएशन वेयर यू पास अ डाटा, मतलब प्रोप्स फ्रॉम अ पेरेंट्स कंपोनेंट to a deeply nested child component through the multiple intermediate component, even if those intermediate component do not need the data। इसका मतलब क्या है, देखो ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है, मान लो ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है, इसके आगे चाइल्ड है लाइक दिस, इसका भी आगे चाइल्ड है, दो चाइल्ड है इसके, ठीक है। अब इनके भी आगे दो चाइल्ड है, इसके भी आगे दो चाइल्ड है, इसके भी आगे दो चाइल्ड है, इसके भी आगे दो चाइल्ड है, ठीक है। तो इस पेरेंट ने, जो टॉप मोस्ट पेरेंट है, इस पेरेंट ने एक डाटा भेजना है, जब आप मान लो ऐसे स्टेट भेजनी है या फिर प्रोप भेजना है, ठीक है। प्रोप भेजना है, बेसिकली प्रोप भेज दिया हम इस वाले पेरेंट से, टॉप मोस्ट मेरा पेरेंट है, इसने प्रोप भेजना है इस नेस्टेड वाले चाइल्ड के अंदर, ठीक है। इस वाले नेस्टेड चाइल्ड को क्या चाहिए, प्रोप चाहिए, ठीक है। या फिर आप मान लो इसका भी एक नेस्टेड है, इसको चाहिए, इसको प्रोप चाहिए, इसका मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ये नेस्टेड है, इसको ना प्रोप चाहिए वो वाला, ठीक है, इसने यूज़ करना है वो वाला प्रोप। तो क्या होता है प्रोप ड्रिलिंग के अंदर, ये इस प्रोप को पहले यहाँ पे भेजेगा, तो ये फिर उस प्रोप को यहाँ पे भेजेगा, तब ये आके ये मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। मान लो अब यहाँ तो
3 लेवल थे, हमारी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, वहाँ पे 100 है, 100 ऐसे ही मतलब लिंकेज बनी हुई है हमारे डाटा की, ठीक है। तो मुझे जो सबसे एंड में है वहाँ पे डाटा भेजना है, तो मेरे पास कितनी बार मुझे इस प्रोब को भेजना पड़ेगा, कितनी बार मुझे भेजना पड़ेगा, जबकि मेरे इन दोनों को उस प्रोब की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, इन दोनों को उस प्रोब की ज़रूरत भी नहीं थी। इसको हम बोलते हैं प्रोब ड्रिलिंग, कि अननेसेसरी उन कंपोनेंट के अंदर हमने उसको डिफाइन करा है जिसको उस प्रोब की ज़रूरत भी नहीं थी, जबकि मुझे सिर्फ पेरेंट्स टू नेस्टेड चाइल्ड के अंदर भेजना था। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब ड्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोब ड्रिलिंग बोलते हैं। वियर यू पास आर डाटा, जहाँ पे अपने डाटा को पास करना है पेरेंट टू द डीपली नेस्टेड एलिमेंट, डीपली नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, ये डीपली नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट है, थ्रू मल्टीपल इंटरमीडिएट कंपोनेंट, हमारे इंटरमीडिएट कंपोनेंट है, मल्टीपल इंटरमीडिएट कंपोनेंट, इवन इफ दोज, अगर उन इंटरमीडिएट कंपोनेंट को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब ड्रिलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोब ड्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम हैंडल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हैं, ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू शेयर डाटा ग्लोबली विदाउट प्रोब ड्रिलिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो कॉमन डाटा होता है उसको हम ग्लोबली शेयर कर सकते हैं विदाउट प्रोब ड्रिलिंग। बेसिकली हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, ग्लोबल स्टेट बना लेते हैं, ग्लोबल स्टेट बना लेते हैं। इस ग्लोबल स्टेट की हेल्प से हम उस डाटा को जहाँ जिस भी नेस्टेड कंपोनेंट के अंदर हमें चाहिए वहाँ से हम गेट कर सकते हैं ईजिली, ओके, इस ग्लोबल स्टेट के अंदर से, ओके। इन डेप्थ में हम इसको अपकमिंग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आपने याद रखना है प्रोब ड्रिलिंग को हैंडल करने के लिए हम किसका, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हैं, ओके। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, आपके डाटा को ग्लोबली शेयर करता है बाय यूजिंग द ग्लोबल स्टेट, ओके। सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फ्रैगमेंट। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है और ये पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। फ्रैगमेंट क्या होता है, बेसिकली ये यूज टू ग्रुप एलिमेंट्स, ये आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को ग्रुप करने का काम करता है विदाउट एक्स्ट्रा डोम नोड। इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डोम की नोड को ऐड करने का काम नहीं, आप इसके अंदर बेसिकली कोई भी एक्स्ट्रा डोम नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते, कर सकते हो बट एक्स्ट्रा डोम जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको ऐड करने की। नोड क्या होता है, जैसे मेरे पास ये H1 है, ये H1 के अंदर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, ठीक है, तो इसकी एक यहाँ पे ये वाला मेन है ना, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जितने भी आपके ग्रुप एलिमेंट होंगे इन सभी, ये सारे जितने भी आप इसके अंदर एलिमेंट लेंगे इसके अंदर आएंगे वो, ठीक है, इसके अंदर आएंगे। ये बेसिकली ग्रुप करने का काम करता है, जितने भी आपके एलिमेंट हैं उन सभी को ग्रुप करने का काम करता है और सभी को एक ही ग्रुप के अंदर आपने रखना है, ठीक है। सभी का जो ग्रुप होगा वो इसके अंदर होगा, ऐसे नोड बनते हैं डोम के अंदर, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जो आपका नोड हुआ एक, ठीक है, क्या है ये आपका नोड है जी, ठीक है। तो उन सभी को ग्रुप करने का काम करता है, ठीक है, आपने याद रखना है। इसको हम ऐसे भी डिव भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसको एम्प्टी रख सकते हैं, एम्प्टी भी रख सकते हैं आप, डिव के अंदर भी इसकी ग्रुपिंग कर सकते हो, मतलब जितने भी आपके एलिमेंट होंगे इसके अंदर ही होंगे वो, एम्प्टी के अंदर और या फिर इसके अंदर होंगे, ठीक है। जब अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो आपको एरर देने लग जाता है, ठीक है, एक ग्रुपिंग होती है एक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज़ कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है कि हम इसको यूज़ करते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर कंडीशन लगाई होती है, ठीक है। जो फर्स्ट में आपको देखो यहाँ पे ये कंडीशन है, इज़ लॉगिन अगर ट्रू है, फर्स्ट वाला अगर ट्रू है, अगर ट्रू आपकी कंडीशन तो आपको डैशबोर्ड दिखेगा, अगर फॉल्स आपकी कंडीशन तो आपको लॉगिन दिखेगा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, तो आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा लाइक दिस। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो उसके नेक्स्ट वाला जो लॉगिन है वो वाला पेज आपको दिख जाएगा, ओके। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग बोल देते हैं। बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन जो बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक पूछे जाते हैं, ओके। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है CSR वर्सेस SSR, ठीक है। CSR मतलब CSSR, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमसे क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। CSR क्या होती है, आपकी क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। तो बेसिकली हम रिएक्ट का कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिएक्ट आपकी
सी एस आर है जो एस एस आर है, तो रिएक्ट आपकी सी एस आर है, ठीक है। बेसिकली जो रिएक्ट है वो आपकी क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। इन रिएक्ट ऐप सी एस आर मीन द ब्राउजर लोड द बेसिक HTML फाइल एंड जावास्क्रिप्ट विल द UI ऑन द क्लाइंट साइड ब्राउजर, ठीक है। क्लाइंट बेसिकली हम ब्राउजर को बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, सी एस आर, सॉरी मैं इसको भूल जाती हूँ, CSR के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आपका सर्वर होता है वो आपको HTML डाउनलोड करके नहीं देता। बेसिकली जो सर्वर होता है वो आपको एक प्लेन HTML फाइल देता है, प्लेन HTML फाइल सेंड करता है, ठीक है। तो ब्राउज़र क्या करता है, बेसिक आपकी जो सर्वर ने आपको प्लेन HTML फाइल भेजी है उसको लोड करने का काम करता है, एंड उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐड करता है। कहाँ पे ऐड करता है, आपके ब्राउज़र पे, ठीक है। कहाँ पे, ब्राउज़र पे ऐड करता है, ठीक है। इसका फ्लो बेसिकली क्या होता है, ब्राउज़र लोड द एम्प्टी HTML जो किसके द्वारा भेजी जाती है, सर्वर के द्वारा भेजी जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर वो जावास्क्रिप्ट का बंडल है उसको ऐड करता है एंड आपकी UI को रेंडर करने का काम करता है, ओके। तो एग्जांपल नॉर्मल जो आपकी रिएक्ट ऐप होती है वो आपकी CSR पे बेस्ड होती है, ठीक है। जिसको हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप, वीट वगैरह, वो सारे आपके CSR होते हैं, सर्वर साइड होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया बेसिक आइडिया कि CSR होता क्या है। CSR बेसिकली सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, जिसके अंदर आपको सर्वर एक बेसिक प्लेन HTML की फाइल देता है, जिसको क्या करते हैं, रिएक्ट क्या करता है, ब्राउजर क्या करता है, उस प्लेन HTML फाइल को लोड करता है, उसके बाद JS के बंडल को लोड करता है, तो आपकी UI को पेन करता है आपके ब्राउजर के ऊपर, ओके। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल अगर आपसे पूछी जाए तो रिएक्ट ऐप आप बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको CSR पता चल गया कि क्या होता है, इसके प्रोन्स एंड कॉन्स क्या होते हैं। जो CSR होती है इसकी फास्ट नेविगेशन होती है आफ्टर द फर्स्ट लोड। जो उसका फर्स्ट लोड होता है वो थोड़ा स्लो होता है, फर्स्ट लोड क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, बट इसके अंदर नेविगेशन बड़ी फास्ट होती है, ठीक है। स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस होता है बिकॉज इसके अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन है ये। लेस लोड ऑन सर्वर, इसके सर्वर पे कम लोड होता है क्योंकि सारी जो फाइल्स हैं सर्वर से सिर्फ हमें एक प्लेन HTML की फाइल मिलती है, प्लेन HTML की फाइल मिलती है, तो सर्वर पे कम लोड होगा क्योंकि सारी फाइल्स मेरी तो क्लाइंट साइड पे ही लोड हो रही है, ठीक है। तो इसका कॉन्स क्या होता है, स्लो इनिशियल लोड, जो मेरा फर्स्ट लोड होता है वो स्लो होता है बट नेविगेशन इसके अंदर बहुत फास्ट होती है। फिर मुझे हमारा बैड होता है SEO के लिए, क्योंकि जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो हमारी क्लाइंट साइड पे ही हो रही है, ठीक है। तो वो टाइम टेकिंग होगी, सो हमारी SEO है, SEO इसके अंदर थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। SEO का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है हमारा CSR के अंदर, ठीक है। कंटेंट नोट रेडी टू इनिशियली क्यों रेडी नहीं होता है, क्योंकि मेरे सर्वर पे पहले से ही वो मेरी HTML लोड नहीं होती है। सर्वर पे तो मेरे पास प्लेन HTML होती है, जब मेरे सर्वर पे मेरे पास सारा कंटेंट लोड होता है देन वहाँ पे मेरी SEO सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो अपने ये चीज़ें याद रखनी है कि ये आपसे चीज़ पूछी जाती है CSR के अंदर कि आपकी जो फर्स्ट लोडिंग होती है वो फास्ट होती है, जो स्लो होती है। सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं फास्ट होती है क्योंकि ये परफॉर्मेंस के वाइज अच्छी होती है, बट नहीं। तो आपने बोलना है कि आपकी फर्स्ट लोडिंग होती है वो होती है स्लो होती है, बट उसके अंदर जो भी नेविगेशन होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है इसके अंदर। तो उसके बाद हमारे पास आता है SSR बेसिकली हमारी होती है सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आपकी HTML की फाइल बनती है वो सारी कहाँ पे बनती है, आपकी सर्वर पे बनती है, ठीक है। सर्वर आपको प्रॉपर एक HTML की फाइल जनरेट करके देता है ब्राउज़र को, ठीक है। ब्राउज़र जस्ट उसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वगैरह ऐड करना, जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल्स है वो उसके अंदर ऐड करके उसको इंटरेक्टिव बनाने का काम करता है, ठीक है। SSR मतलब HTML इज जनरेटेड ऑन द सर्वर, सर्वर पे आपकी पूरी HTML की फाइल लोड हो जाएगी, ठीक है, रन होगी एंड सेंड इट टू द ब्राउजर, उसको ब्राउजर पे सेंड करा जाएगा। रिक्वेस्ट गो टू द सर्वर, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, सर्वर आपकी HTML फाइल को रेंडर करेगा। ब्राउजर आपकी जो फुली आपकी HTML की फाइल बनी हुई है उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा एंड रेंडर करेगा आपके पेज को, ठीक है। तो बेसिकली हमारी Next.js के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। जो Next.js के अंदर है वो हमारी SSR होती है, जो रिएक्ट के अंदर होती है वो हमारी CSR होती है, ठीक है। तो SSR के अंदर आपकी जो भी पूरी HTML की फाइल है वो पहले कहाँ पे, आपके सर्वर पे लोड होती है, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है इसके अंदर। तो इसके प्रोन्स क्या है, इसका इनिशियल लोड फास्ट होगा, फास्ट क्यों होगा, क्योंकि मेरी सारी जो HTML की फाइल है वो तो सर्वर से ही आ रही है। ग्रेट होगा फॉर SQ के लिए, क्यों, क्योंकि मेरी सारी जो मेरी फाइल्स है पहले ही सर्वर पे लोड हुई है, उसके बाद ही ब्राउजर पर है, सारी फाइल्स मेरी ऑलरेडी लोडेड हो चुकी है, ठीक है। तो बेटर परफॉर्मेंस ऑन द स्लो डिवाइसेस, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसके क्रॉन्स क्या होते हैं, मोर सर्वर लोड, सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है क्योंकि सारी फाइल्स मेरी सर्वर पे ही लोड हो रही है, ठीक है। नेविगेशन स्लो होती है इसके अंदर, ठीक है। नेविगेशन क्यों स्लो होती है, क्योंकि फर्स्ट लोडिंग सबसे ज़्यादा, जो फर्स्ट इनिशियल लोड होता है इसके अंदर वो क्या होता है, फास्ट होता है,
ठीक है। उसके बाद मेरे सर्वर पे लोड बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी ये स्लो हो जाती है नेविगेशन के अंदर। इसका सेटअप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है हमारे CSR और SSR के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि CSR और SR क्या होता है। इसकी स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ कि हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, वो क्या होती है, SSR है। तो इसके अंदर हमने कुछ एक्शन वगैरह परफॉर्म करवाने हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको पता नहीं होता कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग मतलब क्या होती है कि जब भी आपने कोई बटन वगैरह क्लिक कराना है, कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, एक्शन क्या करवाना है, परफॉर्म वगैरह करवाना है, यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करना है, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें अगर आपने करनी है वो आपकी क्लाइंट साइड पे होती है। कहाँ पे होती है, क्लाइंट साइड पे होती है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है कि आपको कैसे पता चलेगा जो आपका क्लाइंट साइड है, जो आपका सर्वर साइड है। तो जितने भी आपके बटन पे एक्शन वगैरह परफॉर्म होते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक हो गया, वो सारे आपके क्लाइंट साइड पे होती हैं। अगर आपने नेक्स्ट जेएस के अंदर कोई भी ऐसा बटन वगैरह बनाया है, यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करा, देन आपको वहाँ पे ऊपर फाइल के ऊपर लिखना पड़ता है यूज़ क्लाइंट, कि ये आपकी क्लाइंट की फाइल है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है इसके अंदर। तो इसके बाद हमसे ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज द रिएक्ट ऐप, कि आपने अपनी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हो, ठीक है। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं मतलब उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज़ करते हो आप। बेसिकली ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है कि आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसको, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए आप क्या करते हो। तो बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। तो इन यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक का यूज़ करते हैं, लेज़ी लोडिंग का यूज़ कर सकते हैं, कोड स्प्लिटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ होती है अवॉइड करनी है अननेसेसरी रेंडरिंग। तो ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं यूज़ मेमो। यूज़ मेमो बेसिकली क्या करती है, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ मेमो क्या करती है, जितने भी उसके अंदर कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती है, कैलकुलेट वैल्यू होती है, उसको मेमोराइज़ करने का काम करती है, ठीक है। मेमोराइज़ करने का काम करते हैं मतलब जो देखो मेरे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर बहुत बहुत बड़ी एक कैलकुलेशन हो रही है, इस फंक्शन के अंदर एक लार्ज कैलकुलेशन हो रही है। मुझे वो कैलकुलेशन क्या हो रही है, जब भी मेरा पेज रेंडर हो रहा है तो वो वाली कैलकुलेशन रिकैलकुलेट कर रही है अपने आप को। इस फंक्शन के अंदर एक कैलकुलेशन है मैंने करी हुई है, टैक्स की कैलकुलेशन करी हुई है, ठीक है, मान लो टैक्स की कैलकुलेशन करी हुई है। तो जब भी मेरा फंक्शन रन होता है तो ये टैक्स की कैलकुलेशन अपने आप को रिकैलकुलेट करती है बार बार, ठीक है। रिकैलकुलेट जब रिकैलकुलेट करेगी तो मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, क्योंकि बार बार इतनी ह्यूज कैलकुलेशन करने को टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो मेरी परफॉर्मेंस की एप्लीकेशन को क्या कर दी है, डाउन करी है। तो इस चीज़ को मतलब इस रिकैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे यूज़ मेमो का यूज़ कर लेते हैं। यूज़ मेमो क्या करेगी, जो आपकी जो रिकैलकुलेशन है इसको याद रखने का काम करेगी। बेसिकली इसको कैशे के अंदर स्टोर करवा लेती है, ठीक है, कैशे के अंदर स्टोर करवा लेती है, ताकि जब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज या फिर कोई प्रॉप्स वगैरह कोई इसकी वैल्यू चेंज ना होती तब तक इसको रिकैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तब तक इसको रिकैलकुलेट नहीं करना है, आपका फंक्शन री रेंडर होता रहेगा, बट जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो रिकैलकुलेट नहीं होगी जब तक उसके अंदर जो पर्टिकुलर प्रॉप्स है या वैल्यू वो मतलब चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूज़ मेमो की हेल्प से आपने एक वैल्यू को मेमोराइज करने का काम कर लिया, बेसिकली कैलकुलेटेड वैल्यू को मेमोराइज करने का काम करा। तो आपने याद रखना है यूज़ मेमो के अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू को मेमोराइज करा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारी अननेसेसरी रेंडरिंग को अवॉइड करता है यूज़ मेमो। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है यूज़ कॉल बैक। तो यूज़ कॉल बैक कैसे करता है इसको देख लेते हैं अब। तो हमारे पास है अब यूज़ कॉल बैक। जैसा हमारा यूज़ मेमो कैलकुलेटेड वैल्यू को, वैसे ही हमारा यूज़ कॉल बैक बेसिकली मेमोराइज करने का काम करता है, किसको, हमारे फंक्शन को, हमारे फंक्शन को मेमोराइज करने का काम करता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, इसको जो लगता है कि इसका जो फंक्शन है वो वार वार रीरेंडर हो रहा है अननेसेसरी टाइम, मतलब अननेसेसरी तरीके से, मतलब मुझे चाहिए नहीं, उसकी रेंडरिंग नहीं चाहिए, बट फिर से वो अपने आप को क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है बार बार, ठीक है, जबकि उसके अंदर जो पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है।
क्योंकि उसका जो पेरेंट है वो अपने आप को मतलब कि वो कर रहा है, रिरेंडर कर रहा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ मेरा फंक्शन भी अपने आप को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है बार बार। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे यूज़ कॉल बैक का यूज़ करते हैं, ताकि वो फंक्शन, अगर अपने फंक्शन के साथ डील करना है देन आपने यहाँ पे वहाँ पे यूज़ कॉल बैक का यूज़ करना है, ठीक है। तो वो वाला फंक्शन तब तक अपने आप को रीरेंडर नहीं करना चाहिए, रीरेंडर ना करना चाहिए जब उसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यू चेंज ना हो, पर्टिकुलर उसका अप्रोप चेंज ना हो, जो उसके अंदर हमने पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, उसकी स्टेट दी हुई है, जब तक वो चीज़ें चेंज ना हो तब तक मेरा जो फंक्शन खुद को कॉल ना करे। मतलब खुद को कॉल ना करने का मतलब रीरेंडर ना हो मेरा, ठीक है, जो फंक्शन रीरेंडर ना हो, ठीक है। तो कॉल बैक के अंदर बेसिकली हम फंक्शन को मेमोराइज करने का काम करते हैं, और यूज़ मेमो के अंदर हम बेसिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को मेमोराइज करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिएक्ट डॉट मेमो। जी, हमारा रिएक्ट डॉट मेमो है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। रिएक्ट डॉट मेमो बेसिकली आपके कंपोनेंट को मेमोराइज करने का काम करता है। किसको? कंपोनेंट को मेमोराइज करने का काम करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि क्या होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो इसकी हेल्प से हमारे पास क्या होती है, हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है इनकी हेल्प से, ठीक है। तो लेज़ी लोडिंग क्या होती है वो हम आगे हम देखेंगे। कोड स्प्लिटिंग क्या होती है? लेज़ी लोडिंग बेसिकली क्या होती है कि आपके पास बहुत सारा डाटा लोड हो रहा है। मान लो हमारे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर बहुत सारा डाटा लोड हो रहा है, तो लेज़ी लोडिंग क्या करेगा, बेसिकली जित उतना डाटा आपको लोड करके देगा जितने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मुझे इस पेज के अंदर 10 मतलब 10 यूज़र की ज़रूरत है, तो मुझे क्या करेगा, लेज़ी लोडिंग करेगा, इस पेज के अंदर मुझे सिर्फ 10 यूज़र को लोड करेगा, इंस्टेड ऑफ एट अ वन टाइम 1000 यूज़र को वो लोड कर दे, ठीक है। जितने की आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही डाटा आपको लोड करके देता है, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे हम आगे डिटेल में। तो उसके बाद हमारे पास आता है कोड स्प्लिटिंग। कोड स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा कोड है, आप उसको चंक्स में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। चंक्स में उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि मुझे पहले ये यूज़ करना है, उसके बाद ये यूज़ करना है, उसके बाद ये यूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी अननेसेसरी रेंडरिंग होती है उसको अवॉइड करने का काम करना है हमने, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अप जा सके, ठीक है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। जो आपने अपने रिज्यूमे के अंदर जो भी आपने प्रोजेक्ट लिखे हैं उसको प्लीज़ अच्छे से कीजिए। प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड है, पहले तो प्रोजेक्ट रिलेटेड किसके है, प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर उसके बाद आपने उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, रिएक्ट यूज़ करा है, नेक्स्ट.js यूज़ करा है, रिडक्स यूज़ करा है, स्टेट को मैनेज करने के लिए आपने क्या यूज़ करा, रिडक्स यूज़ करा है, रिडक्स टूल किट यूज़ करी है, उसके अंदर क्रिएटर सिंक थंग क्या होते हैं, मिडल वेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपका रोल क्या था, योर रोल इन दैट प्रोजेक्ट, आपका रोल क्या था, ठीक है। तो आप एरर हैंडलिंग कैसे करते थे उसके अंदर, स्टेट को कैसे मैनेज करते थे, कंपोनेंट की आर्किटेक्चर कैसे बनाते थे, ठीक है। प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर कैसी थी, प्रोजेक्ट के अंदर जो बेसिकली सोर्स फाइल होता है उसके अंदर हम क्या रखते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर index.js फाइल क्या होती है, प्रोडक्ट के अंदर जो आपकी app.js फाइल होती है वो क्या होती है। तो एक आपके पास होती है index.html फाइल होती है पब्लिक फोल्डर के अंदर, वो क्या होती है कि हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है अपने, मतलब जितने भी आपने प्रोजेक्ट मेंशन करे होंगे, तो टॉप पे आपने वही प्रोजेक्ट रखना जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, जिस पे आपने अच्छे से काम करा हो, आपको हर एक चीज़ पता हो, ठीक है, उस प्रोजेक्ट की। तो आपने वो चीज़ वहाँ पे रखनी है, ठीक है, याद रखनी है वो चीज़, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि प्रोजेक्ट को कैसे आपने एक्सप्लेन करना है और कौन कौन सी टर्म्स आपने वहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रेशन, अटैचिंग इवेंट लिसनर टू द SSR HTML। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जो हमारा SSR होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग बेसिकली आपको पूरी HTML फाइल लोड करके देता है, ठीक है, पूरी HTML की फाइल आपको लोड करके दे दी। बट इस HTML फाइल को मैंने ब्राउज़र पे शो करवाना है, क्लाइंट पे शो करवाना है, तो मुझे इसके अंदर क्या लगाने हैं, इवेंट लिसनर लगाने हैं, मतलब जिसके अंदर बटन वगैरह उसके एक्शन परफॉर्म करवाने हैं, इवेंट लिसनर लगाने हैं। तो मैंने इस पे अटैच करने इवेंट लिसनर, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन,
उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। कि आपको पूरी HTML फाइल तो बना के दे दी, क्योंकि HTML जो मेमोरी HTML होती है बेसिकली वो तो स्ट्रक्चर होती है ना हमारे ब्राउज़र की, जो भी हमारे में कोड लिखा है, मतलब जो भी हमने UI बनाई है सभी की स्ट्रक्चर होती है HTML फाइल के अंदर। तो हमारी SSR ने तो सिर्फ हमें टैग्स वगैरह सारों की लिस्ट बना के दे दी कि हाँ आपके ये सारे टैग है, ये ऐसे काम कर रहे हैं, इसके अंदर ये वाला टैग है, ये पैराग्राफ के लिए, वो सारी फाइल लोड करके देता है, ठीक है। बट उसके अंदर इवेंट लिस्नर लगाने का काम वो नहीं करता, वो आपके ब्राउज़र पे JS फाइल लोड होती है। तो जब आप एक ही वो HTML के अंदर इवेंट लिस्नर लगते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाइड्रेशन। इसके अंदर हमारे पास हाइड्रेशन एरर भी होती है कि जब हमारा HTML का कोड जो हमारा ब्राउज़र पे है और हमारा सर्वर पे मैच नहीं करता तब हमारी हाइड्रेशन एरर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है हाइड्रेशन के बारे में कि आपने इवेंट लिस्नर कैसे ऐड करनी है। तो इसके बाद में आपका एक चीज़ होती है, जब आप index.html फाइल होती है आपकी, तो उस फाइल के अंदर आपने लिखा होता है react.strict-mode। उसके अंदर आपका ऐप होता है, जो आपकी app.html फाइल होती है, कंपोनेंट होता है बेसिकली। तो उसके अंदर जो react.strict-mode होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली हेल्प करता है इशू को फाइंड करने के लिए, कोई भी आपका बग्स वगैरह हो, कोई इशू वगैरह हो, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है इन डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। हेल्प्स आइडेंटिफाई इशू इन द डेवलपमेंट में कोई भी इशू होता है वो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमो इन रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर मेमो क्या है। तो रिएक्ट के अंदर मेमो क्या है, मेमो प्रिवेंट अननेसेसरी रेंडरिंग, जो हमारी हेल्प करती है अननेसेसरी रेंडरिंग के लिए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं रिएक्ट डॉट मेमो, जो बेसिकली आपके जो कंपोनेंट होते हैं, जो आपके कंपोनेंट होते हैं उसको मेमोराइज करने का काम करता है, कंपोनेंट को। यहाँ पे मैं एक रिवाइज के लिए बता देती हूँ, यूज़ मेमो होता है वो हुक होती है, ये हुक है, ये यूज़ मेमो रिएक्ट डॉट मेमो रिएक्ट के अंदर फीचर होता है, ठीक है। यूज़ मेमो बेसिकली वैल्यू को याद रखने का, कैलकुलेटेड वैल्यू को, यूज़ कॉलबैक फंक्शन को मेमोइज करने का काम करता है, और रिएक्ट डॉट मेमो आपका कंपोनेंट को मेमोइज करने का काम करता है, ठीक है। जैसे क्या है मेरे पास एक कंपोनेंट है यहाँ पे, फंक्शन मान लो यहाँ पे आपका पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास एक और कंपोनेंट है चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी मेरा पेरेंट कंपोनेंट रीरेंडर होता है तो उसके साथ साथ मेरा चाइल्ड कंपोनेंट भी रीरेंडर होता है, क्योंकि पेरेंट के अंदर ही चाइल्ड है, जितनी बार मेरा पेरेंट रीरेंडर होगा उतनी टाइम मेरा चाइल्ड रीरेंडर होगा, ठीक है। बट मैं नहीं चाहती कि मेरा पेरेंट कंपोनेंट रीरेंडर हो बट मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर ना हो, ठीक है। मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर ना हो, ठीक है। जब मैं पर्टिकुलर वैल्यू या इसके जो चाइल्ड कंपोनेंट इसकी स्टेट या प्रोब या इसके मैसेज जो भी है इसके अंदर जो डिटेल है उसको चेंज करूँ तभी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट चेंज हो, अदरवाइज मेरा पेरेंट कंपोनेंट 10 टाइम रीरेंडर करे अपने आप को बट मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर ना हो। ये तभी रीरेंडर हो जब इसके अंदर पर्टिकुलर चीज़ चेंज हो, पर्टिकुलर प्रॉप्स चेंज हो, ठीक है। तो इसको इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है इसके आगे हम रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि तब जब ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट तब रीरेंडर हो जब इसके प्रॉप्स वगैरह चेंज हो, ठीक है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू चेंज हो, तब मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। जब ये चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर देते हो तो सिर्फ आपका फंक्शन कंपोनेंट रेंडर होगा, उसका चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, आपकी जो अननेसेसरी रेंडरिंग हो रही है, क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट तो रेंडर करना ही है अपने आप को, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर वैल्यू कोई चेंज हो रही है, बट चाइल्ड कंपोनेंट क्यों कर रहा है। चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैंने कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह लिखा है, जो कोई ऐसी API कॉल करी है जो फिर पेरेंट कंपोनेंट रेंडर होता है, तो मेरी चाइल्ड कंपोनेंट की जो API वो भी अपने आप को कॉल करते हैं, जबकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे उसकी ज़रूरत, ठीक है। तो उस चीज़ को, उस रीरेंडरिंग को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ करते हैं अपने फंक्शन की अननेसेसरी रीरेंडरिंग को रोकने के लिए, ठीक है। जब मेरी इसकी अननेसेसरी रीरेंडरिंग रोक देंगे तो मेरी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस भी अप चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में है इसके, ठीक है। इसको डिटेल में करना है, इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है। सॉरी। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ हायर ऑर्डर कंपोनेंट। कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होते हैं आपके अंदर, ठीक है। बेसिकली फंक्शन दैट टेक्स अ कंपोनेंट एंड रिटर्न अ न्यू फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो फंक्शन होते हैं बेसिकली आपके कंपोनेंट को एज आर्गुमेंट बोल सकते हो, वो लेता है एंड उसको रिटर्न करता है आपको एक नया कंपोनेंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है।
ओके, बेसिकली हायर ऑर्डर कंपोनेंट जो आपके एक कंपोनेंट को लेता है एंड रिटर्न करता है आपको एक न्यू कंपोनेंट, बट उस न्यू कंपोनेंट के अंदर वो एक नए फीचर्स भी ऐड कर सकता है। ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर न्यू फीचर्स भी वो ऐड कर सकता है। ठीक है, मतलब एक आपको जो नया कंपोनेंट वो बना के देगा वो आपका अपग्रेडेड फंक्शन हो सकता है, अपग्रेडेड कंपोनेंट हो सकता है, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फो या फिर फीचर हो सकते हैं। ठीक है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कंपोनेंट देख, जैसे मेरा यूज़र नाम का कंपोनेंट है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे लोडिंग शो करवानी थी, प्रोब भेजना था लोडिंग का। ठीक है, तो उसके साथ मैं उसकी इन्फॉर्मेशन और भेज रही हूँ कि मुझे यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन भी भेज दी मैंने, यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी इस कंपोनेंट के अंदर भेज दी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका कंपोनेंट बना उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर फीचर हमने ऐड करके भेज दिया। हमने एक फंक्शन के अंदर कंपोनेंट को एज आर्गूमेंट लिया, जब फंक्शन को जो फंक्शन है आपका कंपोनेंट को लेता है एंड आपको रिटर्न करता है एक नया कंपोनेंट, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके आप उसको भेज रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो उसके बाद हमारे पास आती है लेज़ी लोडिंग। लेज़ी लोडिंग मैंने आपको परफॉर्मेंस की ऑप्टिमाइज़ वाले क्वेश्चन के अंदर बताया कि लेज़ी लोडिंग होता क्या है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने का काम करता है। ठीक है, ये लोड कंपोनेंट ओनली व्हेन नीडेड, ये कंपोनेंट को सिर्फ तभी लोड करता है जब उसकी ज़रूरत होती है, अननेसेसरी रेंडरिंग नहीं करता है। ठीक है, जितने आप डाटा की आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना डाटा ही आपको वो डाउनलोड करके देगा। ठीक है, उतना डाटा ही आपको देगा। जैसे कॉन्स्ट होम react डॉट लेजी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ होम पे उतना ही भेजा एज इंपोर्ट होम, जो भी आपने इंपोर्ट करना है उसके आगे react डॉट लेजी लगा देना है, तो होम पेज पे जितना डाटा आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना डाटा ही आपको लोड करके देगा वो। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास आता है सस्पेंस। सस्पेंस क्या करता है, बेसिकली लोडर शो करता है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जैसे देखो मेरा डाटा लोड होने में टाइम ले रहा है, मेरा लेज़ी लोडिंग का डाटा लोड होने में टाइम ले रहा है, तो ये क्या करेगा वहाँ पे तब तक मुझे लोडिंग शो करवा देगा। ठीक है, फॉलबैक के अंदर मेरा जो होम पेज है ये इसका डाटा है जो लोड होने में टाइम ले रहा है, देन मैं वहाँ पे क्या कर दूँगी, सस्पेंस फॉलबैक की हेल्प से वहाँ पे लोडिंग शो करवा दूँगी। जब तक मेरा डाटा वहाँ पे शो नहीं होता तब तक मुझे वो लोडिंग शो करवाता रहे, फॉर द गुड यूज़र एक्सपीरियंस, फॉर गुड यूज़र एक्सपीरियंस, ताकि यूज़र को पता चलता रहे कि यहाँ पे यूज़र क्या कर रहा है, डाटा लोड हो रहा है अभी। ठीक है, उसको पता चल सके कि डाटा अभी हमारा लोड हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा गुड यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हम यूज़ करते हैं अपनी लेज़ी लोडिंग एंड सस्पेंस वगैरह का। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर कस्टम हुक्स। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कस्टम हुक्स। तो हमने बेसिकली हुक्स तो पढ़ ली है कि क्या होती है रिएक्ट के अंदर, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को चेक कर सकते हो आई बटन के क्लिक पे। तो रीयूजेबल लॉजिक यूजिंग द हुक्स, तो आप क्या कर सकते हो कस्टम हुक के अंदर रीयूजेबल, रीयूजेबल मतलब कि आप कुछ ऐसे लॉजिक बना सकते हो जो रीयूजेबल हो। ठीक है, यूजिंग द हुक, यूजिंग द हुक, हुक की हेल्प से। ठीक है, एक तो बिल्ड इन हुक्स होती है जैसे यूज स्टेट हो गया, यूज कॉल बैक हो गया, यूज रेफ हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सी हुक्स होती हैं रिएक्ट के अंदर। तो आपने खुद की एक हुक बनानी है, जब भी आपने खुद की एक हुक बनानी है उसके साथ यूज कीवर्ड का यूज हमेशा करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज फैच का बनाया है, मैंने लिखा है यूज फैच लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किसका यूज़ फैच का यूज़ करा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक यूज़ फैच नाम की एक हुक बना ली है, इसके अंदर मैं एक कस्टम अपना लॉजिक लिख रही हूँ कि ये मेरा लॉजिक है वो क्या होगा, रीयूजेबल होगा। क्या होगा, रीयूजेबल होगा। रीयूजेबल का मतलब कि यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं इस वाले फंक्शन को या फिर ये यूज़ कॉल बैक को यूज़ फैच हुक को यूज़ करके उसको रीयूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक कॉमन लॉजिक बना लेते हैं इस हुक के अंदर कि यहाँ पे आपको ज़रूरत है वो आप वहाँ पे आप जाके उसको यूज़ कर सकते हो, उसको बोलते हैं कस्टम हुक। इसके आगे अपने यूज़ का यूज़ हमेशा करना है। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि आपकी कस्टम हुक है, क्योंकि जितनी भी हमारी कस्टम हुक होती है उन हुक्स, जितनी भी हमारी हुक्स है ना, जितनी भी हमारी हुक्स है ना, उन सभी के आगे हम यूज़ करते हैं यूज़ का। ऐसे जैसे मेरी होती है यूज़ स्टेट, यूज़ रेफ, यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक, तो इन सभी के अंदर भी कोई ना कोई रियूजेबल लॉजिक ही होगा कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वो लॉजिक कॉल कर लेता अपने आप को। वैसे ही हम इस जो कस्टम बनाएंगे उसके आगे यूज़ करेंगे यूज़ का, तो फैच, यूज़ फैच मेरी एक हुक बन गई, इसको इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखा होगा इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास आता है क्वेश्चन व्हाट इज़ रिडक्स।
कि रिडक्स क्या होती है। रिडक्स बेसिकली आपकी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है फॉर अ ह्यूज ऐप के लिए। इसके अंदर सेंटर स्टोर होता है, प्रोडक्टेबल स्टेट अपडेट्स होती हैं। तो इसको बेसिकली हम अपकमिंग वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। बट इसके अंदर एक क्वेश्चन होता है, एक हमने पढ़ा था यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था, जो प्रोब ड्रिलिंग की जो प्रॉब्लम था उसको सोल्व करने में आपकी हेल्प करता था। ठीक है, तो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्सेस रिडक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी आपकी स्टेट को मैनेज करने में काम करता है और रिडक्स भी आपकी स्टेट को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। जो रिड्यूस है, जो हमारा रिडक्स है बेसिकली वो तो एक लाइब्रेरी है। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये आपकी बेसिकली एक हुक है। ठीक है, पहले तो ये डिफरेंस हो गया। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने स्टेट मैनेज करने के लिए कहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना है, कहाँ पे रिडक्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने याद रखना है जब आपके पास बहुत कम स्टेट हो मैनेज करने के लिए और आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्मॉल हो, आपके पास क्या हो, स्मॉल एप्लीकेशन हो। ठीक है, रिडक्स आपने तब करना है जब आपके पास बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत बड़े लेवल पर आपने अपनी स्टेट को मैनेज करना है। बेसिकली आपकी लार्ज एप्लीकेशन में आप किसका यूज़ कर सकते हो, रिडक्स का यूज़ करना है आपने। जब आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, आपके पास बहुत सारी स्टेट है जिसको आपने मैनेज करना है, देन वहाँ पे आप रिडक्स का यूज़ करोगे। ओके, तो बेसिकली ये दोनों ही यूज़ करे जाते हैं प्रोब ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इसके अंदर। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली रिडक्स के अंदर एक आपके पास सेंट्रल स्टोर होता है जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर करते हैं हम, कॉमन स्टेट को इसके अंदर स्टोर करते हैं, जिसको जरूरत है वो वहाँ से जाके उस स्टेट को यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो स्टोर में से स्टेट को निकालते कैसे हैं, स्टोर की जो स्टेट है उसको अपडेट कैसे करते हैं, जो हम अपकमिंग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिडलवेयर इन रिडक्स। तो रिडक्स के अंदर मिडलवेयर क्या होता है, सिंक ऑपरेशन एपीआई कॉल्स, उसके लिए हम रिडक्स थंग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मिडलवेयर क्या होता है, जो भी आपके असिंक्रोनस टास्क होते हैं, जितने जितने भी आप एपीआई कॉल्स करते हो, जैसे आपके असिंक्रोनस टास्क आप ऐसे लिख सकते हो, असिंक्रोनस ऑपरेशन। असिंक्रोनस ऑपरेशन बेसिकली आपकी जो एपीआई कॉल्स होगी, कि आपने क्या करना है, डाटा फेच करना है, पोस्ट करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लोड करनी है, डाटा जो भी इंफॉर्मेशन आपने असिंक्रोनस ऑपरेशन करवाने हैं। ठीक है, तो उसको हैंडल कैसे करना है अपने रिडक्स के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होता है एक मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर होता है जो दोनों में कनेक्शन बनाने का हमारा काम करता है, बेसिकली डाटा फेच करने का काम करता है वहाँ से। तो हम यहाँ पे रिडक्स के अंदर थंग या फिर सागा का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ मिडलवेयर इन रिडक्स टूल किट, रिडक्स के अंदर। ठीक है, अगर आप रिडक्स के अंदर, इसके बाद हम रिडक्स टूल किट यूज़ करते हैं, बेसिकली अभी जो आज हम कर रहे हैं रिडक्स टूल किट यूज़ करते हैं, रिडक्स टूल किट यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हमें क्रिएट अ सिंक थंक होता है। वहाँ पे हमारे पास मिडलवेयर जो हमारा असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे, रिडक्स वर्सेस रिडक्स टूल किट को भी हम आगे वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को जितना भी आज का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया है कि क्या होता है रिडक्स, क्या होती है रिएक्ट के अंदर, परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है उसकी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिस एंड क्रैक द इंटरव्यू। बाय बाय।